आदित्य सिंह उस वक्त एक सिगरेट स्मोक कर रहा है और उसने शालिनी की आंखों में देखते हुए सिगरेट की राख एशे में झाड़ते हुए कहा, सबसे पहले तो आप लोग इंटरव्यू के लिए यहाँ आए, उसके लिए आप लोगों को थैंक्स। और रही बात आपके सवाल के जवाब देने की, तो हमारी फिल्म दिल इश्क मोहब्बत में एक बेहद ही सिजलिंग सा आइटम सॉन्ग है, वो भी शालिनी का। तो हम ऑलरेडी उसी आइटम सॉन्ग से तहलका मचाने वाले हैं। इतना कहकर आदित्य सिंह एक अजीब सी हंसी के साथ मुस्कुराने लगा और शालिनी के हाथ पर अपना हाथ रगड़ने लगा। तभी आदित्य और शालिनी की नजरें आपस में मिली। तभी आदित्य की इन हरकतों से अनजान रिपोर्टर ने आगे एक और सवाल पूछा, आदित्य जी, हम जानते हैं कि आपकी शादी 5 साल पहले हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम अक्सर आपकी हर एक्ट्रेसेस के साथ आपके लिंकअप होने के न्यूज सुनते हैं। तो आप अपने इस प्लेबॉय इमेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्लेबॉय इमेज? इस सवाल पर वहीं खड़ा मुरली हौले से बड़बड़ाया, ये साला है ही ठगी, देख नहीं रहा इसकी निगाहों और हरकतों को? मेरा बस चले तो इसकी आंखें नोच लो। इस पर विशाल गौर से आदित्य सिंह की ओर देखने लगता है। वही रिपोर्टर के इस सवाल को सुनकर आदित्य सिंह ने रिपोर्टर की ओर ऊपर से नीचे तक एक बार गौर से देखा, जैसे कि उसके शरीर की बनावट को अपनी हवसी निगाहों से तोल रहा हो। और वहीं बिना कुछ सोचे उसने आगे कहा, देखिए मैडम, वी आर जस्ट एक्टर्स, और बात ऐसी है कि हम तो किसी लड़की को गले भी लगा लेते हैं तो हमारे लिए वो अफेयर की बात बन जाती है, हमारे नाम से र्यूमर्स उड़ने लगते हैं, दैट्स इट, और कोई बात नहीं है। इतना कहते हुए आदित्य सिंह हल्की सी स्माइल के साथ हंसा और आगे भी टेबल के नीचे अपने हाथों की हरकत को बरकरार रखा, जैसे किसी की नजरें उस पर पड़ ही नहीं रही हो। लेकिन ये सब कुछ विशाल और दिव्या से छुप नहीं सका है। और आगे कुछ सोचते हुए आदित्य सिंह ने कहा, और रही बात प्लेबॉय की, तो हमें अपनी अदाकारी से, अपने एक्टिंग से प्ले करना पसंद है, और बॉय तो हम हैं ही। क्यों शालिनी, सही कहा ना मैंने? शालिनी ने थोड़ा झेपते हुए कहा, हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की इंटरव्यू हम किसी और दिन देंगे। इतना कहकर फिल्म के डायरेक्टर कौशिक घोष रिपोर्टर को वहां से जाने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद वहां पूल साइड पर हल्की फुल्की ड्रिंक की पार्टी चलती है और सभी पूरे क्रू मेंबर समेत नशे में धुत होने लगते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा होता भी है कि फिल्म स्टार और कोई भी बॉलीवुड यानी बी टाउन से जुड़े हुए लोग हो और वे लोग पार्टी करें और ड्रिंक ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं पार्टी के बाद सभी क्रू मेंबर्स के लोग अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन आदित्य सिंह हल्का हल्का नशा होने की वजह से शालिनी का हाथ खींचकर पकड़ लेता है, जिससे शालिनी को शर्म आने लगती है। और वहीं एक ड्रिंक की बोतल उठाकर आदित्य शालिनी के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। शालिनी आदित्य की इन हरकतों की वजह से पहले पहल थोड़ा अजीब फील करती है, लेकिन आदित्य उसे बार बार इंसिस्ट करने लगता है, कम ऑन डियर, जस्ट वन ड्रिंक विथ मी, क्योंकि अभी तो रात बाकी है। शालिनी इस बात पर कुछ सोचती है। वही आदित्य सिंह गाना गाने लगता है, रात बाकी, बात बाकी, होना है जो हो जाने दो। इतना कहकर आदित्य शालिनी के और करीब बढ़ जाता है और वहीं आखिर में हल्के नशे की झोंक में शालिनी भी आदित्य सिंह के साथ उसके कमरे की ओर चलने लगती है। उस वक्त विशाल और दिव्या भी सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। वे समझ जाते हैं कि आगे कुछ ना कुछ तो अजीब होने वाला है, इसलिए वे लोग जल्दी से उस कमरे की ओर ही बढ़ने लगते हैं जहां आदित्य इस वक्त शालिनी को अपने साथ लेकर जा रहा है। वहीं कमरा नंबर 3012 में इस वक्त कमरा नंबर 3012 के अंदर
स्विमिंग पूल साइड की बाकी की बची पार्टी चल रही है, लेकिन इस वक्त कमरे में सिर्फ और सिर्फ आदित्य और शालिनी त्रिवेदी मौजूद हैं। आदित्य सिंह टेबल के सामने एक चेयर लगाकर शालिनी के साथ बैठा हुआ है और ड्रिंक कर रहा है, लेकिन शराब से ज्यादा नशा उसकी आंखों में इस वक्त शालिनी को लेकर नजर आ रहा है, यह शालिनी के खूबसूरती को लेकर। वहीं शालिनी आदित्य के सामने ड्रिंक करने को लेकर थोड़ी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। वहीं ड्रिंक करते हुए काफी वक्त बीत चुका है। अब शाम धीरे धीरे रात में तब्दील होने लगी है और उस वक्त शालिनी पर हल्का हल्का नशा तारी होने लगा है। नशे में होने की वजह से उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त होने लगे हैं, जिससे उसका क्लीवेज भी दिखाई देने लगा है। लेकिन इसके बावजूद शालिनी अब भी अपने होश में खुद को संभाले हुए है। तभी शालिनी के लॉन्ग क्लीवेज की तरफ देखते हुए आदित्य की निगाहें अचानक से ठहर कर रह गई और उसने शालिनी के सामने एक बात कही। शालिनी, डोंट यू थिंक हमें एक दूसरे को और जानना चाहिए? क्योंकि हम लोग दिल इश्क मोहब्बत मूवी में लवर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए आदित्य सिंह अपने चेयर को शालिनी त्रिवेदी के जरा और करीब खींच लेता है और उसके चेहरे को जरा और पास से देखते हुए ये प्रपोजल ऑफर करता है। शालिनी ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन आदित्य के सामने वो ये जाहिर नहीं होने देती। वहीं आदित्य आगे भी पूछता जा रहा है। टेल मी शालिनी, क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को और ज्यादा जानना चाहिए? ऐसे काम करने में एक दूसरे के साथ और ज्यादा सहूलियत होगी। इस बात पर शालिनी आदित्य की तरफ देखकर कहती है, सॉरी बट आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड। इस बात पर आदित्य सिंह शालिनी की ओर देखते हुए कहता है, सो व्हाट, यू हैव अ बॉयफ्रेंड एंड आई एम ऑलरेडी मैरिड। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी इस इंडस्ट्री में हीरो और हीरोइन में अफेयर होना तो आम बात है, क्योंकि यहाँ पर जो रिश्ते होते हैं ना, वो सिर्फ रात के होते हैं और कोई भी सीरियस रिश्ते वैसे नहीं बनते। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। तभी बंसी की आवाज विशाल के कानों में फुसफुसाते हुए आती है, ये कमीना तो अपने घर पंची आगे बाहर करता जा रहा है। मुरली भी उसी की बात पर अपनी राय रखता है। इन लड़कियों ने ही बदनाम कर रखा है हमारी इंडस्ट्री को। वहीं आदित्य की बात पर अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए शालिनी कहती है, बट दिस इज नॉट राइट। ऐसा करना सही नहीं होगा। ये तो चीटिंग करने जैसा होगा अपने लव्ड वंस के साथ। अपने प्रपोजल को शालिनी द्वारा रिजेक्ट करता हुआ पाकर आदित्य सिंह आगे करियर की बातें करने लगता है। सोच लो डियर, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है और ज्यादा कामयाब होना है तो तुम अभी सिर्फ एक स्टार हो, और अगर सुपरस्टार बनना है तो फिर तुम्हें अपनी ये दकियानूसी सोच को बदलना पड़ेगा। इस पर शालिनी कहती है, लेकिन अगर मेरे बॉयफ्रेंड को इस बारे में मालूम चला तो? तभी आदित्य सिंह अपनी नशे से भरी आवाज को थोड़ा लाउड करते हुए कहता है, लेकिन कुछ नहीं, तुम बताओगी नहीं तो उसे घंटा कुछ पता चलेगा। वैसे भी अपनी पहली और दूसरी मूवीज में तुमने इतने सेंशुअल रोल किए तो है, फिर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? कम ऑन, डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस। आखिर में थोड़ी ना नुकुर करने के बाद शालिनी त्रिवेदी भी मान जाती है, क्योंकि उसे भी अपने करियर में एक उछाल चाहिए। शालिनी के आगे प्रोटेस्ट ना करने की वजह से जैसे आदित्य सिंह को शालिनी को हासिल करने का एक लाइसेंस मिल जाता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शालिनी की ओर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे उसे किस करने लगता है। उसके हाथों से शुरू करते हुए धीरे धीरे उसके बदन के हर एक हिस्से पर, उसकी गर्दन पर, उसकी बाहों पर। वहीं दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं, जैसे कि एक आग
दोनों को एक दूसरे के बाहों में होकर झुलसाने के लिए उन्हें बेचैन कर रही हो। आखिर में किस करते करते आदित्य सिंह की तलब शालिनी को पाने के लिए इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक एक करके शालिनी के जिस्म पर मौजूद कपड़े उतारने लगता है। पहले बारी शालिनी के बदन पर मौजूद उसके पिंक टॉप की आती है और टॉप को उतारने के बाद आदित्य शालिनी को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है, जैसे कोई सांप अपने शिकार को जकड़ता है, ठीक उसी तरह से। और फिर उसी अंदाज में जैसे उसने आहिस्ता आहिस्ता शालिनी के टॉप को उसकी बॉडी से उतारा था, ठीक वैसे ही आदित्य उसके स्कर्ट को खोलने लगता है और इस तरह से शालिनी उसके सामने बिल्कुल 2 पीस में आ जाती है। अचानक से ना जाने क्यों आदित्य शालिनी को ऐसे 2 पीस में देखकर पागल सा हो उठता है और जीभ भर के उसे उसी हालत में चूमता चला जाता है और फिर आखिर में शालिनी के जिस्म पर बचे हुए बाकी के कपड़े भी उतार देता है और शालिनी अब आदित्य की भूखी निगाहों के सामने बिल्कुल किसी बेशकीमती मूर्ति की तरह बिना लिबास के खड़ी है। और अगले ही पल एक स्पार्क दोनों के पूरे बॉडी में दौड़ने लगता है और दोनों आगे अपनी सारी सीमाएं भूल जाने को बेकरार नजर आने लगते हैं, एक दूसरे की बाहों में खोकर एक दूसरे को चूमते हुए, बिस्तर पर एक जिस्म और एक जान होते हुए। वहीं विशाल और दिव्या ये सब कुछ अपनी आंखों से देख नहीं पाते और उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी बॉलीवुड के गलियारों में मौजूद ऐसे कई सारे काले सच यानी अफेयर्स के बारे में कई दफा पहले भी सुन रखा था। विशाल उस वक्त दिव्या से कहता है, मुझे नहीं पता था कि इस एक्ट्रेस को लेकर मैंने पिछले कई साल पहले जो अफवाहें सुनी थी वो सच थी, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया कि ये कैसी है और इसका कैरेक्टर कैसा है। वहीं दिव्या विशाल की ओर देखते हुए कहती है, वाकई में ऐसी ही कई सारी एक्ट्रेसेस की वजह से जिन एक्ट्रेसेस ने अफेयर नहीं भी किया होता है वो भी गलतफहमी की वजह से कई दफा स्कैंडल के लफड़े में आ जाते हैं। वहीं कमरे में जहां एक तरफ आदित्य सिंह और शालिनी एक दूसरे के जिस्म में खोए हुए रहते हैं, वहीं शालिनी का फोन लगातार रिंग करता जा रहा होता है, लेकिन शालिनी फोन कॉल को देखने के बावजूद भी जानबूझकर फोन को साइलेंट कर देती है और फोन को बेड के एक साइड पर यूं ही रख देती है। फोन तब भी लगातार वाइब्रेट करता चला जाता है, लेकिन जब जिस्म की आग रूह तक को जलाने लगती है तब क्या दुनिया और क्या फोन कॉल्स। और वहीं ये दोनों लोग सारी रात एक दूसरे के बदन से बदन जोड़े दुनिया की बिना कोई परवाह किए एक दूसरे में खोए रहते हैं और बेहद ज्यादा थक कर दोनों एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर एक साथ बिना कपड़ों के सो जाते हैं। वहीं सुबह अभी ठीक से हुई भी नहीं थी, अभी बस ब्रह्म मुहूर्त का ही वक्त था कि होटल राजमहल का वो बड़ा सा दरवाजा खुलता है और उस बड़े से दरवाजे से एक लंबे चौड़े कद काठी का आदमी बड़े बेसब्र कदमों से आगे की ओर बढ़ता ही चला जाता है। उस वक्त रिसेप्शन डेस्क पर कोई भी मौजूद नहीं होता और ना ही सिक्योरिटी गार्ड जो हमेशा की तरह मुस्तैदी से निगरानी रख रहे होते हैं। इसीलिए उस आदमी से पूछने वाला भी वहां कोई मौजूद नहीं होता है। वैसे भी जितनी बेसब्री से वो आदमी सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, उसे देखकर तो साफ साफ यही लगता है कि कोई उस आदमी से पूछता भी कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है तो शायद वो बताने के मूड में ही नहीं होता। ये आदमी अपने सर पर एक हैट लगाए हुए है और बदन पर एक पोलो टी शर्ट और एक पैंट पहने हुए होता है और वहीं एक साथ वो आदमी 2-2 सीढ़ियां फलांगते हुए आगे बढ़ता चला जाता है और आखिर में तेजी से बढ़ते हुए वो कमरा नंबर 3008 के पास जाकर रुक जाता है। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ होता है
और वो कमरे में झांक कर देखता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। और उसकी आंखों में नजर आती बेचैनी अचानक से और ज्यादा बढ़ जाती है और वो कमरे से निकलकर इधर उधर झांक कर देखने लगता है। कमरा नंबर 3012 के सामने मौजूद विशाल और दिव्या भी इस आदमी को पीछे की ओर से देखते हैं, लेकिन ये आदमी इतनी ज्यादा जल्दबाजी में क्यों है ये वो समझ नहीं पाते। और तभी ये आदमी आगे दूसरे कमरे की ओर जल्दी से बढ़ने लगता है और एक कमरे के पास जाकर वो दरवाजे पर नॉक करने ही वाला होता है कि तभी हड़बड़ाहट में नजर आते उस आदमी पर एक होटल स्टाफ की नजर पड़ती है। उस वक्त वो होटल स्टाफ एक ट्रॉली लेकर वहां कॉरिडोर से गुजर ही रहा होता है और उस कमरे के पास जाकर वो होटल स्टाफ उस आदमी से पूछता है, सर, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? कुछ हड़बड़ाहट के साथ वो आदमी होटल स्टाफ की ओर देखकर पूछता है, मैं एक्टर आदित्य सिंह को ढूंढ रहा हूं जो इसी होटल में कहीं ठहरा है, लेकिन मुझे उसका कमरा नंबर ठीक नहीं पता। इस सवाल पर वो होटल स्टाफ उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखता है, लेकिन उसे उस आदमी का चेहरा बड़े से हैट की वजह से ठीक से नजर नहीं आता। वो होटल स्टाफ उस आदमी से कहता है, रूम नंबर 3012, वहीं ठहरे हुए हैं एक्टर आदित्य सिंह। इतना सुनते ही वो हड़बड़ी में नजर आता आदमी उस होटल स्टाफ की ओर देखकर कहता है, थैंक यू, और अपनी उसी बेसब्री के साथ वो कमरा नंबर 3012 की ओर बढ़ने लगता है और कमरे के ठीक पास खड़े विशाल और दिव्या की पूरी बॉडी से आर पार होकर वो उस कमरे के सामने पहुंचकर कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। विशाल और दिव्या जो इस वक्त भी उस कमरे के पास खड़े हैं, वो भी उस आदमी को देख पा रहे होते हैं। उन्हें यह आदमी कद काठी और डील डॉल से किसी आर्मी या मिलिट्री वाला लगता है। वहीं दरवाजे पर हो रही ये खटखटाहट की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठती है। वहीं कमरा नंबर 3012 के अंदर आदित्य और शालिनी एक ही बिस्तर पर बिना कपड़ों के मौजूद होते हैं और इतने जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर शालिनी की नींद अपने आप खुल जाती है, लेकिन आदित्य फिर भी बेफिक्र सा अपने बिस्तर पर सोया रहता है, क्योंकि एक तो पिछली रात उसने जमकर शराब पी और ऊपर से शालिनी के साथ सारी रात हम बिस्तर होने की वजह से वो कुछ ज्यादा ही थक गया है। ऐसा नहीं है कि शालिनी का नशा पूरी तरह से काफुर हो गया है, बल्कि इस वक्त उसे भी अपना सर हल्का भारी लग रहा है, जैसे रात का हैंगओवर अब तक उसके सिर से उतरा ना हो। वहीं दरवाजे पर अब भी बेरहमी से खटखटाने की आवाज होती जा रही है, जैसे कि कोई दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर जबरदस्ती कैसे भी दाखिल हो जाना चाहता है। सबसे पहले खटखटाहट की आवाज सुनकर शालिनी उठती है और जैसे तैसे बिस्तर पर एक और बिखरे हुए अपने कपड़ों को देखती है, लेकिन दरवाजे की बेसब्र आवाज सुनकर वो जल्दी से आदित्य की एक ढीली सी टी शर्ट पहनकर दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ने लगती है। शालिनी पहले थोड़ा झल्लाते हुए पूछती है, कौन है इतनी सुबह सुबह? लेकिन दरवाजे की दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती। आखिर में दरवाजे की तरफ पहुंचकर वो दरवाजा धीरे से खोलती है, लेकिन जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खुलता है, शालिनी की हलक सूख जाती है, पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक जाती है। इस वक्त उसकी नजरों के सामने जो भी शख्स खड़ा है, उसकी पर्सनैलिटी की बात यहां नहीं हो रही, बल्कि शालिनी से उसका गहरा नाता है। इसी वजह से उसे दिन में तारे नजर आने लगते हैं, क्योंकि शालिनी के सामने उसका लवर खड़ा है, जो अपनी आंखों में गुस्सा लिए एक टक उसे ही नफरत भरी निगाहों से देखता जा रहा है। वहीं शालिनी की जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। उसे अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं आ रहा कि विक्रम यहां क्या कर रहा है। विक्रम का पूरा नाम विक्रम रावत है, लेकिन बात यहां यह है कि विक्रम रावत को यहां इस वक्त होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इस वक्त
विक्रम को देहरादून रेजिमेंट में इंडियन आर्मी में सर्व करते हुए होना चाहिए था, इसलिए शालिनी उसे यहाँ इतनी सुबह देखकर इस तरह से चौंक रही है। और वहीं शालिनी को उस कमरे के बाहर हैरान खड़ा देखकर इस बात की बिना कोई परवाह किए विक्रम ने एक जोरदार धक्का शालिनी को मारा और दरवाजा एक झटके में जबरदस्ती खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हो गया। और कमरे की हालत देखकर इस बार चौंकने की बारी विक्रम की है। उसने सीधे शालिनी की तरफ देखते हुए अपने कड़कदार आर्मी वाले लहजे में पूछा, What is going on here? मैं कल सारी रात तुम्हें कॉल करता रहा। I was damn worried about you. मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। और तुम? तब तक विशाल और दिव्या भी जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल हो गए और उनके बीच हो रहे बहस को सुनने लगे। इस वक्त शालिनी विक्रम को अपनी फटी फटी आंखों से देख रही है। और तुम यहां इस कमरे में ये सब इन दिस कंडीशन? वहीं उस वक्त शालिनी विक्रम को क्या जवाब देगी ये उसे सूझ ही नहीं रहा है। उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। वो सिर्फ अपनी नजरें झुकाए हुए अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के बारे में कोई बहाना ही सोच रही है और डरने की वजह से उसका गला लगातार सूखता ही जा रहा है, क्योंकि शालिनी अच्छी तरह से विक्रम के नेचर से वाकिफ है, क्योंकि वो पहले भी कई दफा विक्रम के गुस्से का शिकार हो चुकी है। इसलिए अगर उसने जल्दी से कोई एक्सक्यूज नहीं सोचा तो विक्रम अपने उन्हीं मजबूत हाथों से यहीं इस कमरा नंबर 3012 में उन दोनों की जान ले लेगा और उफ तक नहीं करेगा। वहीं अगले ही पल शालिनी जितनी अच्छी एक्टिंग आज तक कर चुकी है उससे भी 10 कदम आगे बढ़कर नेचुरल एक्टिंग का दिखावा करते हुए गिड़गिड़ाकर उसने विक्रम के पैरों तले नाक रगड़ते हुए कहा, विक्रम मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई एम टोटली इनोसेंट। अचानक से विक्रम की निगाहें शालिनी पर टिक जाती हैं और शालिनी को उसके बालों से पकड़कर वो उठाता है। वहीं शालिनी अब भी अपनी नजरें चुराकर विक्रम से कहती है, हाँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है विक्रम, सारी की सारी गलती उस आदित्य सिंह की है। शालिनी का ब्लेम गेम सुनकर वहां उस कमरे में मौजूद दिव्या की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं और वो शालिनी के मासूम मगर चेहरे के पीछे छिपे हुए शातिर दिमाग के बारे में सोचने लगती है। वहीं विशाल भी इस वक्त दिव्या की तरफ ही देख रहा है, जैसे कि वो भी जानता है कि दिव्या उससे क्या कहना चाहती है। और वहीं अपनी झूठी मूठी एक्टिंग करते हुए शालिनी रोने लगती है। वहीं शालिनी को चुप कराते हुए विक्रम गुस्से में शालिनी से पूछता है, Where is that bastard? उसकी एक गाली उस पूरे स्वीट में गूंज उठती है। ये कमरा होटल राजमहल के वन ऑफ द बेस्ट कमरों में से है। 2 BHK एरिया में फैला हुआ आलीशान कमरा, जिसमें बेडरूम में दाखिल होने से पहले एक गेस्ट रूम आता है। और अभी इस वक्त विक्रम और शालिनी उसी गेस्ट रूम में खड़े होकर बहस कर रहे हैं, जिसकी भनक तक नशे में धुत और थके होने की वजह से आदित्य सिंह तक नहीं पहुंच पा रही है। वही बेडरूम का नाम सुनकर लगभग भागते हुए विक्रम बेडरूम की ओर बेसब्री से बढ़ने लगता है और बेडरूम में दाखिल होते ही उसकी नजर बिस्तर पर मौजूद आदित्य सिंह पर चली जाती है, जो इस वक्त बेखौफ बिना किसी डर के बिना कपड़ों के बिस्तर पर एक और लेटा खर्राटे भर रहा है। वहीं आदित्य सिंह को देखते ही विक्रम का खून खौल उठता है और बिना कुछ सोचे विक्रम अपने कमर पर मौजूद अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालता है और आदित्य सिंह के माथे पर निशाना बनाकर सीधा एक फायर करता है। धाड़ की आवाज पूरे बेडरूम में गूंज उठती है। वहीं तेजी से भागते हुए शालिनी बेडरूम के अंदर दाखिल होती है और देखती है कि जो होना था अब वो हो चुका है और आदित्य सिंह की जान जा चुकी है। शालिनी की नजरें बिस्तर पर बेहरकत बिना सांसों के लाश में तब्दील हो चुके आदित्य सिंह के चेहरे की ओर देखती है। आदित्य सिंह के माथे के ठीक बीचों बीच एक आधा इंच जितना सुराग हो चुका है, जिससे खून बहता जा रहा है, लाल गाढ़ा खून। एक पल के लिए ये देखकर शालिनी के पूरे बदन पर सिरहन से दौड़ जाती है,
क्योंकि अगर उसने जानबूझकर एक झूठा बहाना ना बनाया होता तो शायद अभी बिस्तर पर आदित्य के साथ उसके माथे पर भी सुराख नजर आ रहा होता और वो अभी सांस लेने की जगह सांस लेने के लायक भी नहीं होती। वहीं विशाल और दिव्या आदित्य सिंह की ऐसी हालत देखकर सकते में आ जाते हैं। चाहे ये घटना आज से तकरीबन 7 साल पहले घट चुकी हो, लेकिन इतने बेरहम तरीके से विक्रम रावत ने आदित्य सिंह को उसकी नींद में ही गोली मारने की वजह से वे लोग भी खौफ में आ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ डर और दहशत में देखने लगते हैं। वहीं आदित्य का ये हश्र देखकर शालिनी बहुत ज्यादा डर जाती है और नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठकर घुटनों के बीच अपने सर को रखकर जोर जोर से गहरी सांसें लेने लगती है, जैसे कि उसकी सांसें उसका साथ छोड़ देने को बेकरार हो। और वहीं आदित्य सिंह का भेजा उड़ाने के बाद विक्रम रावत की लाइसेंस वाली बंदूक शालिनी त्रिवेदी की तरफ मुड़ जाती है। बंदूक की नली को अपनी तरफ मुड़ा हुआ देखकर घबराहट में शालिनी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसे ऐसा लगने लगता है कि अब उसका भी काम खत्म होने वाला है और इसीलिए वो घबराते हुए कहती है, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं। आई ओनली एंड ओनली लव यू विक्रम। मैंने आज तक तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं किया। मुझे आदित्य से कोई मतलब नहीं था। इसने बस मुझे मेरे करियर को लेकर धमकी दी थी कि अगर मुझे एक बड़ी एक्ट्रेस बनना है, नाम और शोहरत कमाना है तो मुझे ये सब करना होगा। और मेरे मना करने पर इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। इसने मेरे साथ नशे की हालत में रेप किया। इतना कहकर वो फफक फफक कर रो पड़ी और उसकी आंखों से मगरमच्छ के आंसू गिरने लगे। विशाल ने दिव्या की तरफ देखकर आखिर में कहा, सच में ये एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। इसे समय के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन तरीके से नाटक करना आता है। दिव्या सिर्फ विशाल की बात पर हामी भर देती है क्योंकि वो भी अब तक शालिनी के रंग रंग से वाकिफ हो चुकी है और अपनी इसी अदाकारी के बलबूते शालिनी उस पूरे सिनेरियो में विक्रम के सामने पूरी तरह से एक विक्टिम बन गई। दरअसल पिछली रात आदित्य और शालिनी के बीच जो कुछ भी हुआ था उसमें भी शालिनी की मर्जी थी। वहीं वहां उस कमरा नंबर 3012 में गन की आवाज होने की वजह से जल्दी से भागते हुए एक होटल स्टाफ आता है जो पास से ही तब गुजर रहा होता है और उस कमरे के पास आकर दरवाजे पर नॉक करने लगता है। ये वही होटल स्टाफ होता है जिसने अभी अभी विक्रम रावत को आदित्य सिंह के कमरे का पता बताया था। दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनकर विक्रम रावत शालिनी की तरफ मुड़कर कहता है, जाओ, जाकर पहले दरवाजे पर जो भी है उसे संभालो, नहीं तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। तभी अपने कपड़े को ठीक करते हुए अपनी घबराहट को छिपाकर शालिनी दरवाजे की ओर बढ़ती है और दरवाजा हल्का सा खोलकर अपना सर हल्का सा बाहर निकालते हुए उस शख्स की तरफ देखती है जो दरवाजे पर खड़ा है और उसकी तरफ ही देख रहा है। शालिनी देखती है कि ये एक होटल स्टाफ है जो सवालिया नजरों से उसकी तरफ ही देख रहा है। मैम, मैंने अभी अजीब सी आवाज सुनी। एवरीथिंग इज ऑल राइट? अपनी परेशानी को छुपाते हुए शालिनी ने झट से जवाब दिया, यस यस, एवरीथिंग इज फाइन। एक्चुअली एक वाइन की बोतल नहीं खुल रही थी, उसी का कॉर्क हटाया ना, तो ये उसी की आवाज थी। शालिनी की बात सुनकर वो होटल स्टाफ कहता है, सॉरी मैडम, मैंने आपको खामखा परेशान किया। इतना कहकर वो होटल स्टाफ वहां से जल्दी से चला जाता है। वहीं शालिनी वापस से अपने कमरे में आती है और विक्रम की तरफ मुड़कर देखते हुए कहती है, अब हम क्या करेंगे आदित्य की बॉडी के साथ? इस पर कुछ सोचते हुए विक्रम शालिनी की तरफ देखते हुए कहता है, करना क्या है, ये तो गया काम से। शालिनी, हमने इसका खून किया है जिसे हर हालत में छुपाना होगा। We have to hide this by any way। इस पर चौंकते हुए शालिनी कहती है, लेकिन कैसे विक्रम? इतने बड़े होटल राजमहल में इसकी बॉडी को कैसे छुपाया जा सकता है?
बॉडी को ठिकाने लगाने की बात सुनकर विशाल और दिव्या के कान भी खड़े हो जाते हैं। वहीं इस बात पर बस 1 मिनट तक सोचते रहने के बाद अचानक से विक्रम शालिनी की तरफ देखकर कहता है, एक काम करो, गेट ड्रेस्ड, यहां से निकलो और मार्केट जाओ, और मार्केट से जाकर एक ब्रूटल नाइफ लेकर आओ। ब्रूटल नाइफ शब्द उस कमरे में जैसे गूंजने लगता है और वहीं विशाल और दिव्या की आंखें जैसे चमक उठती हैं। वहीं ब्रूटल नाइफ सुनते ही शालिनी की आंखें अचानक से बड़ी होकर खुल जाती हैं और वो एक टक आदित्य की तरफ देखते हुए पूछती है, आई एम अ नोन फेस, मैं ऐसे कैसे मार्केट जा सकती हूँ? क्योंकि मार्केट में तो हर कोई मुझे पहचान लेगा, ऐसे में क्या करूंगी मैं? इस बात पर शालिनी की ओर अपनी घूरती हुई नजरों के साथ विक्रम देखकर कहता है, ये सब तो तुम्हें इसके साथ गुलछर्रे उड़ाने से पहले सोचना चाहिए था। अब मैं जैसा कहता हूं ठीक वैसा ही करो, अदरवाइज मैं तुम्हारा भी वही हाल कर सकता हूं जो इसका किया है। ऐसा कहते हुए विक्रम ने अपनी पकड़ अपने सर्विस गन पर मजबूत कर ली, जिससे शालिनी समझ गई कि विक्रम ऐसा सिर्फ अंधेरे में तीर छोड़ने की बात नहीं कर रहा। वो एक मर्डर कर सकता है तो दूसरा भी करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए डरते हुए शालिनी कहती है, नो विक्रम, मैं जा रही हूं। और फिर थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए सबसे पहले कपड़े चेंज करके अपने चेहरे पर एक स्कार्फ लगाकर शालिनी पूरी तरह से खुद को कवर कर लेती है और फिर होटल राजमहल से धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए वहां से निकल जाती है और सुबह के करीब 8 बजे ही एक सुपरमार्केट पहुंचकर अपने उसी हालत में जैसे तैसे अपने चेहरे को कवर अप करते हुए वो छुपते छिपाते हुए एक नाइफ खरीद लेती है। ढीली ढाली सलवार कमीज और स्कार्फ लगे होने की वजह से उसे सुपरमार्केट में कोई भी पहचान नहीं पाता और सबकी नजरों से बचकर वो वापस उसी हालत में होटल राजमहल पहुंच जाती है। होटल राजमहल में भी वहां होटल स्टाफ होते हैं, चाहे वो क्लीनिंग स्टाफ ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी नजरों से भी बचते बचाते हुए वो अपने कमरा नंबर 3012 में वापस से लौट आती है। वहीं कमरा नंबर 3012 में विक्रम ने आदित्य सिंह की लाश में तब्दील हो चुकी बॉडी को बिस्तर से अब तक उतार लिया होता है और शालिनी को कमरे के अंदर एंटर करता हुआ देखकर विक्रम उससे कहता है, जल्दी करो और दरवाजा लॉक कर दो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर ऐसा क्या करना चाहता है विक्रम रावत आदित्य सिंह की बॉडी के साथ?